नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आईबीपीएस एएफओ से रिलेवेंट ये वीडियो होने वाला है और शायद मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ये पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि आईबीपीएस एएफओ के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो हम लोग बहुत आपको गाइड करते रहते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइम पर क्यों इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका आईबीपीएस एएफओ का मेंस एग्ज़ाम इसी महीने कंडक्ट होने वाला है। तो ये एक क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हार्ड वर्क न करके स्मार्ट वर्क करें, कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और किन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए या फिर उनको टाल देना चाहिए कि अगर हमारे पास टाइम बचा तभी हम इनको पढ़ेंगे। तो ख़ास करके जो नए बच्चे होते हैं जिनको कि पिछले साल का कुछ आइडिया नहीं होता है, पहले एग्ज़ाम नहीं दिए होते, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है और वो इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स को भी उसी इम्पॉर्टेंस के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, उतना ही वेटेज देते हैं। लेकिन इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा, उनको या तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है या पढ़ना है तो बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है? सबसे पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है, जेनेटिक्स को पूरे सिरे से नकार दीजिए। कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। पिछले आप 5 साल 7 साल 8 साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, जेनेटिक्स से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो जेनेटिक्स आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। इस पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इसी टाइम पे बंद कर दीजिए, जेनेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में आपको बिल्कुल सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। अगर आप पिछले कई सालों का पेपर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि प्लांट ब्रीडिंग से इन डेप्थ में जाकर कुछ भी नहीं पूछा गया। तो आपको इन डेप्थ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पूछा क्या गया है, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डेफिनेशंस आपको पूछे गए। तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, उसको आपको लर्न करना है। बाकी प्लांट ब्रीडिंग को आपको इन डेप्थ जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस, इसके बाद होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईबीपीएस एएफओ में न ही फोटोसिंथेसिस से न ही रेस्पिरेशन से आपको कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लांट फिजियोलॉजी की भी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। आपको जो सॉइल का वाटर मूवमेंट है वो पढ़ लेना है। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो पढ़ लेना और प्लांट ग्रोथ के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में रीडिंग करनी है। बाकी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वगैरह आप छोड़ देते हैं, आपको किसी तरह का कोई घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। सेल बायोलॉजी भी प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट होता है। सेल बायोलॉजी हो गया, सेल डिवीज़न वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप पाएंगे कि सेल बायोलॉजी से पिछले कई सालों में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो सेल बायोलॉजी पे भी आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी दो अलग अलग चीज़ होते हैं, आपको पता होगा। प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से बीमारी लगते हैं, कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं जिससे कि वो इन्फेस्ट होते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, उनके रेमेडीज़ क्या हैं, ये सारा चीज़ जो है हम स्टडी करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। या डिजीज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है, कंट्रोल की क्या क्या मेथड्स हैं, तो वो एक अलग पार्ट हो गया, वो इंपॉर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी एक अलग पार्ट हो गया। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया चाहे यू बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन है और उसका फिर आपको इन डेप्थ स्टडी करना है। या आपके जैसे फंगस की अगर आप स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो माइकोलॉजी में भी क्या है, अलग अलग फिर उसके भी क्लासिफिकेशन है फंगस के। आपको एस्कोमाइसिटीज़ है, बैसिडियोमाइसिटीज़ है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है, उसके अंदर आप घुस घुस के पढ़ने लग जाते हैं। पूरे मतलब माइकोलॉजी को आप इन डेप्थ स्टडी करना शुरू कर देते हैं, आप वायरोलॉजी पढ़ने लग जाते हैं। इन सब को आपको नहीं पढ़ना है। माइकोलॉजी हो, चाहे आपका बैक्टीरिया का कोई टॉपिक हो, चाहे वायरस का कोई टॉपिक हो, इन सब को आपको इन डेप्थ जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो माइक्रोबायोलॉजी को आप चाहे तो आराम से साइड कर दीजिए, माइक्रोबायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, प्लांट पैथोलॉजी वाला जो पार्ट है जहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन है, यानी कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ किसके वजह से होते हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका सिम्टम कैसा है, उसका कंट्रोल कैसा है, ये वाला पार्ट जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है, वो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आ जाता है। दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा बात को। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो एग्रीकल्चर, जब आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया था वहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, पर एएफओ के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा इकोलॉजी है, इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस भी आपके सिलेबस में नहीं आता है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन
आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा, तो वो भी किसी दूसरे टॉपिक से उठा के पूछा गया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इनको भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल साइड कर दीजिए। इसके अलावा एक नाबार्ड नॉर्म बड़ा ट्रेंड में आता है कि नाबार्ड नॉर्म से एक्चुअली क्या है, एक साल में IBPS ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। ना ही उससे पहले कभी पूछा, ना ही उसके बाद कभी नाबार्ड नॉर्म देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद से नाबार्ड नॉर्म का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ डेवलप होने लग गया और हम लोग उसको पढ़ने लग गए। लेकिन नाबार्ड नॉर्म जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करेंगे तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, जल्दी लर्न भी नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो नाबार्ड नॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए नहीं, लेकिन इसको आप बाद के लिए भी रख सकते हैं कि पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर ले, उसके बाद फिर आप नाबार्ड नॉर्म की तरफ जाएँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे के कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या वेटेज लेकर के चलना है, किन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको पहले फिनिश करना है, ये सब आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। पिछले 7-8-10 साल के जो पेपर्स हैं उनका यूज़ करके, उनसे हम कंपैरिजन करके उनको देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आपके AFO बनने तक के जर्नी में चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।